हाइड्रोफोबिक ना, सुन लो पहले, दो ही पढ़ा ना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो किसको बनाने का जरूरत है ये बता, हमें किसको बनाना है? हाइड्रोफिलिक को बनाना है कि हाइड्रोफोबिक को? हाइड्रोफिलिक तो अपने आप से बनता है, हाइड्रोफिलिक तो अपने आप से बनता है, तो उसको बनाने का जरूरत है ये ना, तो किसको बनाएंगे हम लोग? हाइड्रोफोबिक को हम लोग बनाते हैं, बाकी किसी को बनाने का जरूरत होता नहीं है। ठीक है, इसे तुम लोग लोगे जो ना नीट वाले होंगे। देखो बेटा क्या लिखोगे, हम लोग किसको बनाते हैं ऐसे? हाइड्रोफोबिक को बनाते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब लायोफोबिक भी बोल सकते हैं, तुम लोग हाइड्रोफोबिक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक को हम लोग बनाते हैं, तो हाइड्रोफोबिक के बनाने का सबसे पहला तरीका लिखो तुम लोग, और यही तरीके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन। हाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग बनाते हैं किसको? हाइड्रोफोबिक को ही बनाते हैं, और जो मेथड है वो कौन सा है? पेप्टाइजेशन। ठीक है ना। और तुम लोग देखो, पेप्टाइजेशन एक बेसिक तरीका है, बहुत ही आसान सा। पेप्टाइजेशन होता है क्या? मान लो हम लोगों के पास में कोई भी एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, क्या वो कोई भी प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। इस प्रेसिपिटेट में हम लोग क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। क्या कर देंगे उसमें? एक कोई भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, तो प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से क्या बन जाएगा? कॉलॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा? हम लोगों के पास में कोई भी एक प्रेसिपिटेट है, करेंगे क्या? उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, प्रेसिपिटेट से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे किसका फॉर्मेशन हो गया? कॉलॉइड का। हुआ कैसे वो बात की बात, पहले समझो कि प्रोसेस क्या है। पेप्टाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है, जिसमें हम लोग किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कॉलॉइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसका उल्टे को हम लोग, उल्टा प्रोसेस, कॉलॉइड से क्या बनाना? प्रेसिपिटेट बनाना, उसको हम लोग कोगुलेशन बोलते हैं। टर्म आएगा आगे चल के, ठीक है ना। इस कॉलॉइड का मेन पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, पेप्टाइजेशन से, और बाद में हम लोग जब कोगुलेशन पढ़ेंगे तो वो वाला पार्ट। दो ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आएगा वो एकदम। होता क्या है, मान लो हम लोगों के पास में कोई भी प्रेसिपिटेट होता है, कोई भी, ठीक है ना। देखो किसी भी सॉलिड का, मान लो मेरे पास में एक AgI का प्रेसिपिटेट है, सुनो पहले बाद में लिखना। हम लोगों के पास में प्रेसिपिटेट किसका है? AgI का। ठीक है, तुम्हें इसका क्या करना है? कॉलॉइड बनाना है। तो तुम लोग क्या करोगे, इसके अंदर तुम लोगों ने मान लेते हैं AgNO3 ऐड कर दिया। पहले लिखना मत बेटा, सुनते रहना। क्या ऐड कर दिया? AgNO3, है ना। AgNO3 क्या ऐड कराने से क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉलॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? कॉलॉइड में। ठीक है, देखो होता है क्या है कि कोई भी प्रेसिपिटेट था दुनिया का, कोई भी प्रेसिपिटेट, उसका एक एबिलिटी होता है कि वो कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? कॉमन आयन को एब्जॉर्ब। AgI हम लोगों के पास में, तो हम लोग इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए जिसके पास में इसके ऐसा कोई कॉमन आयन हो, AgNO3 ऐड किए। AgNO3 क्या करेगा? जैसे जाएगा इसके अंदर, क्या करेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस प्रोड्यूस कर देगा, करेगा ना। Ag प्लस और NO3 माइनस प्रोड्यूस कर देगा। हम लोगों के पास में क्या है बेटा? AgI क्या करेगा? Ag प्लस को अपने सरफेस पे क्या कर लेगा बेटा? एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कॉमन आयन को इसने क्या किया? अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब Ag प्लस को अगर इसने एब्जॉर्ब किया है, सुन लो बात, कभी लिखना मत, ठीक है। Ag प्लस को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एक्चुअल में AgI कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जितने भी इसके अंदर AgI के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो क्या पॉजिटिव चार्ज के दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल साथ साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हम लोगों को किसी भी तरीके से इनको साथ साथ नहीं रहने देना है। अगर साथ रहेंगे तो क्या बोला जाएगा? प्रेसिपिटेट बोला जाएगा। और साथ नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसको सॉल्यूशन या फिर कॉलॉइड सस्पेंशन, जो भी बोलेंगे। साथ में ना रहना मतलब मिक्सचर बनना। हमें क्या करना है? इनको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कराना है। कैसे भी, बस क्या करे, ये पार्टिकल्स सेटल ना हो, घूमते रहे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये पार्टिकल्स क्या करें? कैसे भी सेटल ना हो, घूमते रहे। घूमना ही क्या बोला जाएगा? घूमेगा तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन या मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, तो अगर इनके पास में चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो क्या करेगा? ये सारे के सारे पार्टिकल्स AgI के कैसे हो गए? पॉजिटिवली चार्ज हो गए, तो क्या करेंगे? घूमना स्टार्ट कर देंगे, कॉलॉइड बन गया। समझ में आ रहा है क्या यार? तुम लोग ऐसा कर सकते थे कि हम लोगों के पास में AgI का सॉल्यूशन था, हम लोगों के पास में क्या है? AgI का सॉल्यूशन है। तुम लोग क्या किए? इसमें Ki ऐड कर दिया। ठीक है, अभी लिखो मत, सुनते रहो बस। Ki ऐड करने से क्या होगा? K प्लस I माइनस। अब बेटा AgI क्या करेगा? किसको एब्जॉर्ब करेगा? कॉमन आयन को। कॉमन आयन कौन है इसके पास में? I माइनस। हम लोग I माइनस को इसके सरफेस पे रख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? I माइनस एब्जॉर्ब हो गया,
अब ये कैसा हो गया, सारा का सारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। अभी भी सारे के सारे मॉलिक्यूल साथ में नहीं रह सकते। AgI का तुम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया, एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा बनाया नेगेटिवली चार्ज, होना बन सकता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो होता क्या है, हम लोगों ने AgI के अंदर AgNO3 ऐड किया था। AgI के अंदर क्या ऐड किया था हम लोग? AgNO3 ऐड किया था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोला? AgI क्या करेगा बेटा, सबसे पहले किसको एडजॉर्ब करेगा? Ag+ को एडजॉर्ब करेगा, पहला लेयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। Ag+ को क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा, पहला लेयर फॉर्मेशन होता है। Ag+ अगर एडजॉर्ब हुआ है तो साथ साथ में ये किसको एडजॉर्ब करता है बेटा? NO3- को एडजॉर्ब करता है। 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक Ag+ वाला और एक NO3- वाला, ठीक है। जो पहला लेयर होता है वो कैसा रहता है? दैट इज फिक्स्ड लेयर। ये कैसा होता है? वो फिक्स्ड होता है। और ये लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं, एक फिक्स्ड लेयर हो गया और दूसरा क्या होता है हम लोगों के पास में? एक डिफ्यूज लेयर होता है, ठीक है। यानी जो NO3- वाला होता है वो परमानेंट नहीं है, चिपक जाएंगे फिर घूमने चले जाएंगे, फिर चिपक जाएंगे फिर घूमने चले जाएंगे, ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोलो? तो पहला लेयर फिक्स है, Ag+ परमानेंटली क्या हो गया? स्टिक हो गया, लेकिन NO3- परमानेंटली वहां पे नहीं है, वो घूम रहा है, ठीक है ना। फिर 2 लेयर का फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉमनली हेल्महोल्ट्ज, HELF। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इनको बोला जाता है, ठीक है। एक लेयर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा लेयर कैसा है? नेगेटिव का। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाँ या ना। ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, इन दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 लेयर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और इसी को जीटा पोटेंशियल ही बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जीटा पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल इसको बोला जाता है, ठीक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? देखो एक तरीका भी है कॉलेज पे चार्ज लेके आने, ये सुनो पहले, सुनना आगे चल के। तो तुम लोगों से बोल रहा हूँ पेप्टाइजेशन का उल्टा प्रोसेस से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा है IIT के एग्जाम में, 2000 क्या बोलते हैं 24 का दूसरा शिफ्ट। पहले में तो क्वेश्चन इजी वाला पूछा था, तुम लोगों को करा दिया, तो दूसरे शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि हम लोग कोगुलेशन करवाएंगे, कौन आसानी से कोगुलेट कर सकता है। कोगुलेशन करने के लिए, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? कॉलेड से क्या बनाना? प्रेसिपिटेट बनाना। हम लोगों के पास कॉलेड है, उससे क्या बनाना? प्रेसिपिटेट बनाना। तो प्रेसिपिटेट बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लो किसी के पास चार्ज है, जैसे भी लिख रहे हैं, इनके पास क्या है? चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज का कॉलेड, एक नेगेटिव चार्ज का कॉलेड। तो पॉजिटिव चार्ज के कॉलेड को क्या करना है? खत्म करना है, कोगुलेट करना है। तो क्या करोगे? चार्ज को खत्म करने के बारे में सोचोगे। चार्ज कैसे खत्म किया जा सकता है? कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के। समझा रहे कि नहीं यार? तुम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दो, एक पॉजिटिव AgI का, एक नेगेटिव AgI का मिला दो, क्या कर जाएगा? प्रेसिपिटेट कर जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोगुलेशन बोलते हैं। कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके भी ना, हम लोगों के पास में क्या है? एक नेगेटिव चार्ज का कॉलेड है, तो हमें उसका क्या करना है? कोगुलेशन करना है। तो क्या कर दोगे? उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे। तो कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट आसानी से कोगुलेट करा पाएगा? जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव में ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव में ऐड कर रहे हैं तो जिसके पास ज्यादा नेगेटिव। उल्टा ना, पॉजिटिव के लिए हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, डिपेंडिंग ना। तो उसको हम लोग एक आगे चलकर टर्म डिफाइन करेंगे, कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन वैल्यू, क्या क्या रहता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे बनाते हैं? ठीक है। चार्ज कैसे जनरेट होते हैं, हम लोग AgI को पॉजिटिव चार्ज का भी ले सकते हैं और नेगेटिव चार्ज का भी बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। पेप्टाइजेशन एक बेसिक प्रोसेस है, लिख लो पहले इसको इधर। चलिए पोटेंशियल आंसर इससे कुछ फर्क क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं बेटा, डेफिनेशन पढ़ना है, इसके लिए तुम्हारा कोई काम नहीं। हाँ, लेयर पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसका तुम्हारे लिए काम है वो।
कौन अभी इसमें डिफरेंशिएशन हुआ है उसका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। बेटा एजीआई का एजीआई जो होता है वो वाटर के साथ में अट्रैक्शन शो करके सॉल्यूशन नहीं बनाता, इसलिए हमें जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके बनाना पड़ रहा है। एजीआई का बनता का है, बना हो तो हम लोग क्यों ऐड करते हैं इसमें कुछ ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एजीआई कहीं ना कहीं वाटर के साथ में अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा होगा, तभी तुम लोगों को करना पड़ा ऐसा। तो सर एजी प्लस होगा वो करेगा, एजी प्लस होगा वो क्या करेगा, एजी प्लस जो होगा वो करेगी। ठीक है। जैसे हम लोगों के पास में तुमसे पूछे FeOH का होल थ्राइस है, उसमें हम लोग FeCl3 ऐड कर दिया तो कौन से वाले चार्ज का बनेगा, कैसा चार्ज होगा उसके बाद, पॉजिटिव चार्ज होगा। FeOH के होल थ्राइस में NaOH ऐड कर दे तो OH नेगेटिव ऐड कर देगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, है ना। तो कॉमन आयन को एडजॉर्ब किया जाता है, ठीक है। ZnH का मेरे पास में CdS है, H2S ऐड कर दो तो क्या होगा, वही सर S माइनस को एडजॉर्ब कर लेगा, है ना। जो फर्स्ट लेयर बनेगा वो S माइनस और सेकंड लेयर बनेगा वो H प्लस। सब जगह बता सकते हो तुम लोग फर्स्ट लेयर किसका बनेगा, सेकंड लेयर किसका बनेगा, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट करें, जैसे अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट्स करें, अलग-अलग क्या करें, मैंने EgNH डाल दिया, EgCl डाल दिया इसी में, हाँ तो क्या दिक्कत है, Ag प्लस ऐड करेगा करेगा, दूसरा लेयर तो फिक्स है नहीं, वो आता जाता रहेगा, कभी Cl आ जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है। सेकंड लेयर इसलिए बोल रहे हैं कोई फिक्स लेयर है नहीं, वो डिफ्यूज, उसको हम वो फिक्स लेयर नहीं होता, वो डिफ्यूज AgNO3 क्या है, तो फिर क्या होगा, फिर बनेगा नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे दोनों को लोग, वही तो बोल रहा हूँ, दोनों एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बना दे, एक नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, फिर से प्रेसिपिटेशन। वैसे AgA जो पोलर कंपाउंड किसने बोला तुम्हें डिसॉल्व होता है, ये हम बोले थे क्या ऐसा, हम तो उसमें ये भी लिखवाए थे कि RX जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक वाला बोले थे, 100% ट्रू नहीं है, इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है। अल्कोहल के पास में तो नहीं होता कि उसके पास सारा पार्ट पोलर ही है, नॉन पोलर है नहीं, फिर भी घुल जाते हैं। सुन ना बेटा बता रहा हूँ, फिर तुमसे बोला कि अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो भी पोलर होते हैं लेकिन नहीं घुलते, स्पायरिंगली सॉल्युबल, वो क्यों होते हैं, तो एक्चुअल में घुलना किस पर डिपेंड करेगा, घुलना किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, लैटिस एंथैल्पी से 100% ज्यादा होना चाहिए, तभी घुल सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इतना हो कि उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ पाए, तभी घुल सकता है, समझ गए सर। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सर किसी और लिक्विड में भी हो सकता है, किसी और लिक्विड मतलब जैसे कोई और लिक्विड है सर, वाटर के अलावा कोई और लिक्विड है, हाँ तो CH4 जो हाइड्रेशन एंथैल्पी से कुछ वाटर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ वाटर लेते हैं। और क्या हाइड्रेशन मतलब, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रा वर्ड किस लिए यूज कर रहे हैं, पानी के लिए, बाकी और में तुम लोग क्यों नहीं, जैसे CH4 है पानी में कम घुलता है, बेंजीन ज्यादा घुलता है, क्या दिक्कत, नॉन पोलर में घुलेगा, कौन एंथैल्पी, बिल्कुल एंथैल्पी होगी, जब घुलेगा तो एक डिसोल्यूशन का जो भी एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन होगा उसको सिंपल बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। सब जगह एंथैल्पी होगा, एनर्जी तो रिलीज हो गई होगा ना, तभी हो सकता है। जैसे फिनॉल को डालो पानी में कम घुलेगा, बेंजीन डालो ज्यादा घुलेगा, घुलना तो डिपेंड करेगा ना प्रोसेस। सुनो इतना हुआ, अभी तक नहीं लिखे, लिखो नेक्स्ट, लिखो बेटा नेक्स्ट मेथड लिखो, लिखो ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये बहुत आसान तरीका है बेटा बनाने का, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसको हम लोग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड ही बोलते हैं।
इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको लोग, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, ठीक है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड ही बोलते हैं, ब्रैडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, ठीक है। तो ब्रैडिक्स आर्क मेथड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जनरली मेटल्स के लिए, किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, मेटल्स का अगर हम लोगों को सॉल्व बनाना है, कोलेड का फॉर्मेशन करना है मेटल को लेके, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रैडिक्स आर्क मेथड यूज करते हैं, ठीक है। मेटल्स लाइक गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, प्लेटिनम, अब जो भी चाहें, ठीक है ना, लेकिन ये भी हो कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना। जो मेटल्स हम लोग यूज करेंगे उनका करते क्या है बेटा, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इस कंटेनर में यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है, डिस्पर्जन मीडियम पूरा, ठीक है सर। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है ना। इधर क्या होगा बेटा, हम लोग मेटल को रख लेते हैं, इसको किससे कनेक्ट कर लिए, साइड से जो भी है हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है सर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, ठीक है। जो कंटेनर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रख देते हैं किसमें, आइस बार, ये क्या है बेटा नीचे, आइस, ठीक है ना, आइस बात में रख देते हैं बस। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क देंगे इसको, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसके अंदर से पास कराएंगे, तो क्या होगा, जो मेटल उसके अंदर रखे वो क्या करेगा, प्राइस करेगा, जैसे वेपर में कन्वर्ट होगा, किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ठंडा डिस्पर्जन मीडियम, समझा में क्या बोल रहा हूँ, किसके कांटेक्ट में आएगा बेटा, जैसे यहाँ से निकला किसके कांटेक्ट में आ गया, बना दे छोटा सा पार्टिकल, हो गए डिस्ट्रीब्यूट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल इवेपोरेट होते ही कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। हमारा काम क्या है, पार्टिकल को किस रेंज में कन्वर्ट करना, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के रेंज में कन्वर्ट करना है, तो उसी इस तरीके से करके उसको कन्वर्ट कर ले, तो इसके बेसिक मेथड्स है, ये चैप्टर इसके आगे वाला चैप्टर जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन पढ़ते हैं ना, सारे सारे कैसे मेटल्स को हम लोग रिफाइनिंग सारा पढ़ेंगे, दोनों दोनों मेटल्स के दोनों ही चैप्टर ऐसा बेसिक बेसिक है, फिर जो ही बेसिक, ठीक है, हो गया। इसके आगे कुछ केमिकल मेथड्स है, लिखो केमिकल मेथड्स, कुछ केमिकल मेथड्स है, ठीक है, घर पे जाके एनसीईआरटी से पढ़ लेना, 4 रिएक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं, बेसिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा बेसिक रिएक्शन, ठीक है, 4 रिएक्शन लिखा हुआ है, वो 4 रिएक्शन ही पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे लिखो कुछ प्रॉपर्टीज, इसमें देखो 4 रिएक्शन है, कोई डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोजन, बेसिक 4 रिएक्शन है, पढ़ लेना। इसके आगे लिखो इसका प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, क्या होता है बेटा, होमोजीनियस होता है कि हेटेरोजीनियस होता है, सबको पता है, तो लिखो हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, दे आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन का, दे आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हो, यस सर, कितने लोग जानते हैं, 1 2 3 4, तुम सर जानते हैं, दूसरा पॉइंट लिखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व, जिन लोगों को नहीं पता जब सॉल्यूशंस पढ़ाएंगे तब पढ़ना, ठीक है, तुमने तो पढ़ाया चलो नहीं सॉल्यूशन, तो तुम्हें क्यों नहीं पता, चाँद ऊपर क्या था, क्या था इसमें, लिखो, क्या लिख रहे हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व, ठीक है ना। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वो सारे के सारे बेटा इनके केस में भी क्या होते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता था, यहाँ पे भी ऑब्जर्व होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होता है। तीसरा लिखो बेटा, तीसरा लिखो, तीसरा लिखो टिंडल इफेक्ट, क्या लिखोगे, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जानते हो तुम लोग, क्या होते हैं बेटा, हाँ
देखो टिंडल इफेक्ट, देखो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व, होता क्या है, होता क्या, हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्या होते बताओ, हाँ हम लोग क्या करेंगे, हाँ लिखो तो, द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, the path of light is visible, the path of light is visible when a beam of light is passed through the colloidal solution, ठीक है ना। कॉलॉइड के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉलॉइड के अंदर से हम लोग, देखो सिंपल रहता है क्या, एक सॉल्यूशन है, ऐसे होगा ना कॉलॉइड, यहाँ से तुम लोगों ने क्या किया, एक लाइट पास कराया था, ऐसा कुछ पास होगा, ये जब पास होगा तो इस रेंज में तुम्हें क्या दिखेंगे, पार्टिकल्स तुम्हें इस रेंज में विजिबल होंगे, मतलब पाथ ऑफ लाइट कैसा है बेटा, विजिबल है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होते हैं, कॉलॉइड के केस में ऑब्जर्व होगा, अगर ये कॉलॉइड है तो होगा ना, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रू सॉल्यूशन रख दूं तो, यहाँ पे मैं अगर ट्रू सॉल्यूशन रख दूं तो ऑब्जर्व होगा, नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं बेटा, यहाँ पे अगर मैंने क्या किया होता, यहाँ पे मैंने सस्पेंशन रखा होता तो सब कुछ दिखता होता, ऊपर से भी दिखता, इधर सब कुछ दिखता, तो ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। देखो टिंडल इफेक्ट के लिए कंडीशन होता है, टिंडल इफेक्ट के लिए एक कंडीशन रहता है बेटा, वो कंडीशन क्या है कि जो हम लोग यहाँ पर लाइट यूज करेंगे ना, उस लाइट का अपना एक वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज will be nearly equal to the diameter of the particle, तो टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अगर पार्टिकल काफी बड़े साइज का है तो हम लोगों को बेटा टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज मस्ट बी नियरली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। दूसरी बात, हाँ बोलो सर, आपने बोला डायमीटर अलग ज्यादा बड़ा है, तो सर वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है, जैसे वो कहाँ से रेडियो लाओ? कॉस्मिक फेज होती है, उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब विजिबल ही नहीं होती, तो देखोगे हाँ देखेंगे, विजुअल से तो देखोगे ना, तुम्हारे पास तो 4-5 ऑप्शन है ना, विजुअल और उनके बीच के उड़ा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी रेंज से हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा कंडीशन लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जानते हो क्या होता है, क्या होता है बताओ, वही होता है, किसी का एनसीईआरटी है क्या, है दो इक्वल, कौन सी एनसीईआरटी है, 12th का ही है ना, पार्ट 1, बताओ। नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तुम बताओ, मैं कुछ देर हाँ बताओ, वही बोलो, बताओ क्या होता है, देखो क्या लिख रहा हूँ, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, refractive index of the dispersed phase and dispersion medium differs greatly in the magnitude, मतलब उनके बीच में क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ये दो कंडीशंस आपको फॉलो करना है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा नेक्स्ट स्टडी लिखो, कलर, प्रॉपर्टीज में ही कंटिन्यूड है कलर, प्रॉपर्टीज में लिखो नेक्स्ट कलर,
लिख दिए। देखो कलर जो होता है दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कलर जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर्स पे, ठीक है। कलर का पहला पॉइंट लिखो, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा, क्या लिख रहे हो, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। हाँ पहला पॉइंट लिखो, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो गोल्ड का अगर हम लोग कहाँ जा रहे हो, अरे तुम बातें बना रहे हो, पीछे जा रहे हो, आज तुम्हें ये नहीं मिल गई बात बनाने के लिए। देखो साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल पे क्या डिपेंड करता है, कलर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोगों के पास में गोल्ड का पार्टिकल हम लोग देखें, किसका पार्टिकल बेटा, गोल्ड का पार्टिकल जो होता है वो छोटा सा पार्टिकल रेड कलर का दिखता है, ठीक है ना। हाँ सबसे फाइन पार्टिकल कैसा दिखता है, क्योंकि बोल रहा हूँ पहले उसको सुनो, पहले बाद में लिखना। फाइन पार्टिकल कैसा दिखता है बेटा, रेड कलर का दिखता है, ठीक है ना। जैसे साइज थोड़ा सा बड़ा होता है वो कैसा दिखता है बेटा, पर्पल। गोल्ड का ही पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल किसका, ठीक है ना। और जब काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है जिसको तुम लोग देखते हो वो कैसा दिखता है, फिर गोल्ड। फाइन पार्टिकल जो रेड, गोल्ड का पार्टिकल ही फाइन पार्टिकल रेड दिखता है, थोड़ा बड़ा होने पे पर्पल हो जाता है, इससे बड़ा होने पे गोल्डन, ठीक है ना। याद कर सकते राहुल गांधी पागल हो गया, ठीक है। ठीक है राहुल पागल गांधी, कॉमन यूज कर लो राहुल, एक और क्या यूज करें, पप्पू गांधी ना। हाँ क्या कह रहे हो, बात करें कि सर होता है, माने कि छोटे का मतलब होता है छोटा मतलब, देखो यहाँ पे गोल्ड का पार्टिकल अगर सॉलिड बन रहा है तो किस रेंज में होगा, 1 से लेके कितना तक, 1000 तक, तो 1 नैनोमीटर के आसपास उस रेंज में रहता है, तो ऐसा दिखता है कि थोड़ा बड़ा हुआ, पर्पल काफी बड़ा। सारे डिजॉल्व की कंडीशन बता रहा हूँ, सॉलिड का ही कंडीशन बता रहा हूँ, सॉलिड का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 की रेंज में तो होगा ही ना, सॉलिड ही है। लेकिन वेरी फाइन पार्टिकल्स कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल पर्पल दिखता है, और फिर क्या दिखते हैं जब 1000 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा तो गोल्डन कलर का दिखने लगता है। इससे छोटा कर देंगे तो दिखेगा नहीं, नहीं दिखता ना, कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिखता, और वैसे भी नहीं दिखता, फिर और ज्यादा दिमाग लगा के देखो डॉट दिखता है उसकी जगह पे, ऐसे होता है कि नहीं होता, डॉट ही दिखता है ना। सुनो इसके आगे देखो दूसरा, अगर हम लोगों के पास कलर देखो, एक तो किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, एक एग्जांपल लिखो, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है बेटा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, किस पे, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, हम लोग कहां से देख रहे हैं उसको, हम लोग किस एंगल से देख रहे हैं उस पर भी कलर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, साइज पे, ठीक है ना। एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मान लो हम लोगों के पास में गोल्ड का सॉल्यूशन है, और गोल्ड ही फिर लिखा जा रहा है, मिल्क सॉल्यूशन, मिल्क प्लस वाटर, अरे बोलो सर ये सामने तो दिखता नहीं, मिल्क प्लस वाटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तुम लोग इसके अंदर लाइट पास कराए, ठीक है ना, लाइट पास कराओगे, कुछ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट, इससे हम लोग इसको देखते हैं, इससे देखें रिफ्लेक्टेड लाइट से तो कैसे कलर का दिखता है बेटा, ब्लू कलर दिखता है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके अंदर से कौन सा लाइट देखें, ट्रांसमिटेड लाइट देखें, कौन सा देखें, ट्रांसमिटेड लाइट से इसको हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखता है ये, तो ये रेड दिखता है, ठीक है ना। ट्रांसमिटेड लाइट से रेड दिखता है, और रिफ्रैक्टेड से कैसा दिखता है हम लोगों को, रिफ्रैक्टेड से ब्लू कलर का दिखता है। तो दोनों किसी पे डिपेंड, एक तो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, दूसरा किस पे, साइज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इस पर, नेक्स्ट लिखो ब्राउनियन मूवमेंट,
तो छोटा कर दें और कुछ लिखना है क्या? लिख दो। क्यों क्यों ये बताओ। वो तो आई करता है। हो गया इतना? हाँ या ना? हमने लिख दिया। इसके आगे लिखो नेक्स्ट। क्या बोले थे? ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। लिखो द zigzag motion of colloidal particles। कौन सा मोशन? zigzag motion तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? The zigzag motion of the colloidal particles is known as ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है? सिंपल सी बात है। पार्टिकल क्या करता है बेटा? ऐसा ऐसे घूमता रहता है इधर 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 उधर ना। इस सबको क्या बोलते हैं हम? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? नीचे लिखो ब्राउनियन मूवमेंट, नोट करके लिखो। Brownian movement is responsible for the stability of the colloid। Brownian movement is responsible for the stability of the colloid। बट अगर घूमेगा नहीं तो क्या करेगा? सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा तो फिर कॉलॉइड रहेगा ही नहीं। तो पार्टिकल ब्राउनियन मूवमेंट करता रहता है, इसी वजह से कॉलॉइड रहता है। देखो कॉलॉइड के, सुनो पहले, कॉलॉइड के स्टेबिलिटी के लिए दो फैक्टर्स मेजर होते हैं। सबसे पहला वाला फैक्टर क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट, दूसरा चार्ज। दो फैक्टर्स जो, देखो एक बात सिंपल सुनो पहले। होता क्या है कि तुम्हारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है? इसमें तुम्हारे पास वाटर है, हमने इसमें NaCl ऐड कर दिया। Na+Cl- में टूट जाएगा। पार्टिकल साइज कैसा होगा? 1 नैनोमीटर से छोटा। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसके साथ फुटबॉल खेलेंगे, इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया, घूमते रहेगा। समझ रहे हैं नहीं आ रहा? अब छोटा पार्टिकल है इस वजह से। अब तुम लोग क्या करते? इसमें मिट्टी का पार्टिकल डाल दे, डस्ट, तो क्या होगा बेटा? वाटर का पार्टिकल कुछ नहीं कर पाएगा, आके बैठ जाएगा, नहीं हमें नहीं खेलना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कहानी रहता है कि पार्टिकल जब साइज बड़ा होगा तो जो कोलिजन होगा ना वाटर के साथ में, वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। पार्टिकल क्या करेगा? या फिर कोई भी हम लोगों के पास में मीडियम होगा, उसके पार्टिकल के साथ में क्या होगा? इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। पार्टिकल क्या करेगा? सेटल कर जाएगा। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्टिकल क्या कर जाएगा? सेटल कर जाएगा। NaCl का पार्टिकल छोटे साइज का होगा तो सेटल नहीं करेगा। प्रियांशु समझ आ रहा है? तुमने लिखा कि नहीं लिखा? पार्टिकल देखो सेटल नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अब तुम लोगों ने पार्टिकल क्या डाला? एक पार्टिकल डाला जिसका साइज कैसा है? 1 नैनोमीटर से बड़ा है और जमीन से छोटा है। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन से बड़ा हो गया और सस्पेंशन से कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो पार्टिकल घूमता भी है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता क्योंकि थोड़े से हेवी पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन का पार्टिकल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे परफेक्टली होमोजीनियस थोड़ी होता है, हेट्रोजीनियस ही होता है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि छोटा पार्टिकल होता है तो वाटर का पार्टिकल उसको घुमाता रहता है। छोटा पार्टिकल तो वाटर का पार्टिकल क्या करेगा? उसको घुमाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक स्टेबल वाली कंडीशन मिल जाएगी। तभी हम लोग बोलते हैं कि कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए हम बोलते हैं कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है? तो ये घूमने की वजह एक तो है कि ब्राउनियन मूवमेंट, दूसरा क्या होगा? चार्ज। अगर पार्टिकल्स पे चार्ज है, सेम चार्ज है, तो क्या करेगा? सेटल कर सकता है क्या? एक पार्टिकल मान लो आके बैठ गया, वो दूसरे को आने नहीं देगा वहां, ऐसे होगा ना? मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल आके बैठ भी गया तो दूसरे को आने देगा? नहीं आने देगा, घूमता रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल एक तो ब्राउनियन मूवमेंट और दूसरा चार्ज भी होता है, ठीक है ना? ब्राउनियन मूवमेंट सामने आके जिगजैग मोशन,
कोई दिक्कत नहीं ना। पानी मूवमेंट किस वजह से? इसी वजह से, कॉलिजन की वजह से। इधर गया सामने दूसरा पार्टिकल टकरा गया, उधर चला गया, टकरा गया, ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे लिखो चार्ज, फिर से आगे लिखो चार्ज। ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे आप लोग? चार्ज। अब मुझे तो चार्ज किस वजह से होता है? कॉलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होते हैं, चार्ज के होने की वजह क्या है? देखो एक तो सबसे पहला, देखो कॉलोइड बनाओगे तो कौन से मेथड से बनाओगे? रेप्टाइजेशन करा के, आया ना? या फिर क्या करोगे? प्रेडिक्ट शार्प मेथड वगैरह लगा के। प्रेडिक्ट शार्प मेथड में क्या होता है, पहले सोच के बताओ। प्रेडिक्ट शार्प मेथड में क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं उसको, तो हीट प्रोड्यूस होगा ना कुछ, वो क्या करता है? पेपर में कन्वर्ट होता है। तो क्या वो आयोनाइज भी नहीं हो सकता? आयोनाइज भी हो सकता है। समझ आ रहा है क्या यार? तो हीट की वजह से पार्टिकल्स घूमता रहता है, फ्रिक्शन की वजह से उसको हीट मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन देने लायक। तो एक्चुअल में इनके पास चार्ज या तो कॉमन आयन के एडजॉर्प्शन की वजह से होता है, या फिर इसके वजह से फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है ना? दो वजह से इनके पास चार्ज हो सकता है। कि किसकी वजह से? ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। अगर कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होगा तो कैसा बन सकता है? पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का, डिपेंडिंग ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? फ्रिक्शन की वजह से या किसी और वजह से आ रहे हैं, तो उसमें तुम लोगों को देखो याद करके रखना पड़ेगा कौन सा वाला सॉल्व पॉजिटिव चार्ज का है, कौन सा वाला नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वो बुक में पूरा एक टेबल है, कहीं पे जाओगे वो टेबल मिलता है, इसके एनसीईआरटी में लिखा हो, उस टेबल से तुम लोग एटलीस्ट ये पढ़ लोगे कि कौन सा वाला सॉल्व पॉजिटिव चार्ज का है और कौन सा वाला नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है, समझ में क्या बोला? उसके पढ़ने से फायदा क्या होगा कि जब कोगुलेशन करवाएंगे, तुमसे बोला कि गोल्ड सोल्ट का कोगुलेशन कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट आसानी से करवाता है, और तुम्हें चार्ज ही नहीं पता, तो तुम कैसे कंसिडर करोगे कौन सा वाला आयन की वजह से कोगुलेशन होना? समझ में क्या बोल रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कौन से वाला आयन की वजह से होना, या फिर तुम लोगों से पूछते हम लोगों इस पे एक सॉल्यूशन ऐड किया, कौन सा वाला सॉल्यूशन ऐड करें? तो तुम्हें गोल्ड सॉल्ट का चार्ज पता होगा तो दूसरे वाले को ऐड करने में समझ जाओगे कि पॉजिटिव ऐड करना है या नेगेटिव, उसका भी तुम्हें पता होना चाहिए। चीजें बेसिक है, तो लिखो। The charge on colloids is due to the adsorption of common ion. The charge on colloids is due to the adsorption of common ion. तो common ion के adsorption की वजह से होते हैं। The charge on colloids is due to the adsorption of common ion. Is due to the adsorption of common ion or due to friction. Or due to friction. ठीक है। ठीक है सर, इसके आगे नेक्स्ट लिखो। इसमें कौन सा लेयर बनता है वो सब समझते हो ना तुम लोग? अरे देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है मेरे? हाँ, पढ़ के आए थे पहले घर से, कितना पढ़े थे? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं पता? देखो करते क्या है, हम लोग एक ट्यूब लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा? दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, एक पॉजिटिव चार्ज का होगा, एक नेगेटिव चार्ज का होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? कैथोड या एनोड? अच्छा कुछ भी बोल सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं उतने मानो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? अच्छा कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, एनोड नेगेटिव भी हो सकता है। अभी जो हम बता रहे हैं उतना मानो, ठीक है सर। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताएंगे तो बताएंगे कौन पॉजिटिव क्यों और कैसे सब कहाँ। ठीक है ना, सब बताएंगे। अभी तुम समझो कि एनोड कैसा है, पॉजिटिव है, कैथोड कैसा नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके अंदर, ये जो कॉलॉइड है उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव होगा, है ना? अब चार्ज का था तो पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है ना? अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो सारे पार्टिकल कहाँ घूम जाएंगे? नेगेटिव की तरफ।
यहाँ पे चार्ज कैसा बेटा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा, तो क्या मूव करेगा बेटा, किधर मूव कर जाएंगे पार्टिकल्स, राइट साइड मूव कर जाएंगे, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर इनके पास चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये कहाँ मूव कर जाता, पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाता। तो लिखो द मूवमेंट ऑफ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है चैप्टर हम खुद से पढ़ सकते थे, द मूवमेंट ऑफ, बायो वाली फीलिंग आ रही है ना, नहीं आ रही तुम्हें अभी तक, ऐसे पढ़ते हो बायो हमको, हटना ही होता है, देखो मान गया ये। बेटे वो अलग बात है, करना याद ही है। हाँ सुनो, लिखो द मूवमेंट ऑफ colloidal particles, the movement of colloidal particles in the presence of, ऐसा लिखो, movement of colloidal particles toward oppositively charged electrode, the movement of colloidal particles toward oppositively charged electrode। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। कॉलेड के पार्टिकल का अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। बेसिक डेफिनेशन है, ये आप बना सकते हैं। दूसरा लिखो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस सुन के कुछ दिमाग में आ रहा है, क्या लिखने वाले हैं, कौन जाएगा, ऑस्मोसिस में कौन घूमता है, सॉल्वेंट ना, यहाँ कौन घूमेगा, अभी डिस्पर्स फेस का पार्टिकल जा रहा है, अब कौन घूमेगा, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ एक मेम्ब्रेन लगा देंगे, जब मेम्ब्रेन लगाएंगे पार्टिकल घूमना बंद हो जाएगा। क्यों, मेम्ब्रेन लगा दिए तो क्या होगा, पार्टिकल घूमना बंद हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा बंद, तो इसको बताने दो हमको। हम मेम्ब्रेन लगा देंगे तो कौन सा वाला पार्टिकल नहीं घूमेगा, जो दिया है, जो नहीं दिया, कौन मेम्ब्रेन मना कर देगा, अट्रैक्ट नहीं करना है। तुम बताओ, ये बताएगा इसका प्रोसेस, जाने से क्यों रोक देगा, अपनी तरफ मेम्ब्रेन में कोई चार्ज है, हम लोग यहाँ बेटा रुक जाओ, एसपीएम लगाए, क्या लगाए, एसपीएम जानते हो ना तुम, एसपीएम क्या होता है, एसपीएम ही नहीं जानते, तो बायो में टॉपर हो तुम, बताओ एसपीएम क्या होता है बताइए, तुम आज कैसे आगे सेंटर, अच्छा ये उड़ के, कल तो तुम घर से पढ़ने वाले थे, एसपीएम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सुने इसका नाम कभी, आज हम ही पता है, 10 बजे तुम्हारे लिए फुल फॉर्म लिखेगा पेपर में, तुम्हारा अलग से पेपर सबके आएगा, एसपीएम ही लिखता है बेटा, कभी नहीं लिखता सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम भी एसपी में लिखे थे सुबह, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे ना, कौन किससे पास होता है तीनों में, कॉलोइड सस्पेंशन सॉल्यूशन जब लिखे थे तो, ये क्या होता है, एनियल मेम्ब्रेन नहीं होता ये, लोग पता नहीं बेटा क्या करोगे पता नहीं। ठीक है, अब एसपीएम से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या कॉलोइड का पार्टिकल पास हो सकता है, नहीं, तो फिर तुम लोग क्या पास करा देते थे, हमने नहीं कराया,
तुम कह रहे थे इस पर चार्ज होता है, रोक लेगा, चार्ज की वजह नहीं। नहीं सर, क्या सीधे सीधे बोलते सर एसपीएम से पास नहीं होता। तुमने तो नहीं बोला ऐसा, तुम तो बोलते सर ये क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं बोला तुमने। यही बोला ना, जा नहीं पाएगा बस। तो चार्ज वार्ज की वजह से बोल रहा है ना, इसके पोर्शन इतने छोटे होते हैं कि निकल ही नहीं सकता। अब ये नहीं मूव करेगा तो कौन मूव करेगा फिर, डिस्कॉर्ड मीडियम मूव करेगा। देखो एक बात तो सुनो पहले, ठीक, अगर हम लोग AgNO3 हम लोगों के पास में था, ठीक है, इसमें तुम लोग क्या किया बेटा, AgNO3 में AgI ऐड कर दिया, सुनो सर इधर, तो क्या होगा, AgNO3 में अगर AgI ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा, Ag प्लस ऐड जब हो जाएगा, आया ना, क्या होगा, Aj प्लस ऐड जब हो जाएगा, और जो I माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, I माइनस जो होगा दैट गोज इन द डिस्पर्जन मीडियम, आया ना, I माइनस किस में गया, अगर डिस्पर्जन फेस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, डिस्पर्जन मीडियम पे कैसा होगा, 100%, डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्जन मीडियम अपोजिट चार्ज पे होते हैं, ठीक है ना, अपोजिट की होती है और क्या है, हां सर, डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्जन मीडियम कैसे होते हैं, अपोजिट चार्ज के होते हैं, अगर इसके पास पॉजिटिव तो उसके पास चार्ज कैसा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा। इसने इसको एडजॉर्ब किया, Ag प्लस को मैं उल्टा लिखता, मैं क्या किया होता, AgI का लेके, है ना, मैं उसमें क्या किया होता बेटा, क्या ऐड कर दिया होता, तो I माइनस एडजॉर्ब हो जाता और Ag प्लस क्या करता, सॉल्यूशन में जाता, जो DM होता है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज का, Dp होता है वो नेगेटिव का हो जाता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहाँ बनाया भाई था, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी डिस्पॉजिटिव फेस मूव करता है बेटा इधर कैथोड की तरफ, तो डिस्पर्जन मीडियम कहाँ मूव करेगा बेटा, एनोड की तरफ मूव करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, तो लिखो द मूवमेंट ऑफ dispersion medium, electroosmosis with the movement of dispersion medium toward oppositively charged electrode when a membrane is placed, when a membrane, एक मेम्ब्रेन प्लेस नहीं करेंगे तो DM मूव नहीं करेगा, हमें डिस्पर्जन फेस के पार्टिकल का मूवमेंट रोकना पड़ेगा, तभी क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम मूव कर पाता है, ठीक है। when a membrane, हाँ सेमीकंडक्टर मेम्ब्रेन लिखो, तुम्हारा वर्ड जो लिखो, when a membrane is placed in between of the tube, तो ट्यूब के बीच में अगर हम लोग, हमें पता नहीं क्या बोले, oppositively charged electrode when a membrane is placed in between of the tube, ट्यूब के बीच में अगर हम लोग मेम्ब्रेन लगा देंगे तो, ठीक है, यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हो, सुनो इतना हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। इसके आगे लिखो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, इसको पढ़ के आए हो, इसके बाद प्योरिफिकेशन, अगर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर नहीं रहती तो सर जो DM है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो कैटायन के मूवमेंट की वजह से मूव नहीं कर पाता। बिल्कुल, इनका मूवमेंट आसान है, उसका मूवमेंट इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्या लिखो बेटा, वेरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, वेरिफिकेशन में खड़े लिखो डायलिसिस, हाँ ये तुम लोगों ने बायो में बार बार पढ़ा होगा बेटा, इसकी बात ज्यादा कुछ है नहीं प्रोसेस में, बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या होता है तुम बताओ बायो,
नहीं पढ़े? अरे 10th नहीं बताओ, ये बताओ क्या होता है जब एक ब्लड को आर्टिफिशियल कंटेनर से पास कराती है, वो सेमी करने में मेम्ब्रेन लगती है, सेलुलस की तो वो पीछे छोड़े तो साफ ब्लड आगे वापस बॉडी में चला जाता है। तो सेलुलस तो बोलते हैं ना कि होती है, इसके अंदर सही कंसेप्ट। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे सही बात है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन से पास कराएं, एसपीएम से पास कराएं, कहीं से पास कराएं, ठीक है ना। पास करने पे क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर जो भी आयंस वगैरह हैं वो उसके अंदर से पास हो जाएगा। साइज कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन जो इम्प्योरिटी होगा उसका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, वो रुक जाएगा, वो पास नहीं होगा, प्योर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे प्योरिफिकेशन हम लोग जब करवाएंगे, इसका प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक से समझना। प्योरिफिकेशन का मतलब ये है कि तुम लोगों ने AgI का कॉलेट बनाया था, क्या ऐड करके उसके अंदर किया है, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी क्या है, K+, उसको बाहर करना है। अब K+ छोटे साइज का है, आया ना, K+ छोटे साइज का है, और जो कॉलेट का पार्टिकल बड़े साइज का है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए बाहर से पास करवाते थे, इसको अंदर रख के पास कराएंगे, छोटा पार्टिकल निकल जाएगा, बड़ा पार्टिकल रह जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है ना? हम लोग करते क्या है बेटा, बहुत बेसिक तरीका है। ये हम लोगों ने एक बैग लिया जिसमें किसको भर लिया बेटा, कॉलाइड को भर लिया, ठीक है सर। किस में रख दिया इसको, डिस्टिल वाटर। यहाँ से क्या किए, वाटर इन, यहाँ से क्या किए, वाटर आउट, ठीक है सर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। जिसके अंदर इम्प्योरिटी होगा वो क्या करेगा, और से निकल के बाहर, डिस्टिल वाटर से बाहर, प्योर हो गया, डायलिसिस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायलिसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक और तरीका होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। उसमें क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। इलेक्ट्रोड्स लगाने से क्या होगा, थोड़ा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोड लगाने से प्रोसेस कैसा हो जाएगा, फास्ट कैसे हो जाएगा बेटा, अगर हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो उससे ये फास्ट कैसे हो जाएगा, क्योंकि मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा, इम्प्योरिटी अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है तो क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तुरंत से भाग जाएगा, जल्दी से प्यूरिफाई कर सकते हैं। अगर डायलिसिस हम लोगों को जल्दी से करना है तो हम लोग क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस करवाते हैं। इसके बारे में कुछ लिखवाना है कि समझ आ गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो ये टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। सुन लो सर, तुम लोगों ने क्या बनाया, AgI बनाया था, क्या ऐड करके, Ki, तो इम्प्योरिटी क्या होगा, K+, कहाँ भाग जाएगा, जल्दी से। तो इम्प्योरिटी को जल्दी से निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट लिखो, 2 मिनट में लिखोगे इतना तो। तुम 1 सेकंड से 2 मिनट का आ गया। क्या कह रहे हो, 2 मिनट रुक जाए, लिखो शरीर। इसके आगे लिखना कोगुलेशन, हो गया। 2 मिनट तो नहीं हुई, लिखो बेटा कोगुलेशन, क्या लिखो, कोगुलेशन, ब्रैकेट में लिखो प्रेसिपिटेशन। और क्या मतलब, इसका प्रेसिपिटेशन भी है ना, कोगुलेशन बोलो या क्या बोलो, प्रेसिपिटेशन बोलो, बात एक ही, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। लिखो इसमें आगे, देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ colloid, the process of conversion of colloid into precipitates
बेटा कॉलेड को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग? प्रेसिपिटेट में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉलेड्स इनटू प्रेसिपिटेट्स इज नोन एज कोगुलेशन। उल्टा प्रोसेस। कोगुलेशन क्या है? हम लोगों के पास में क्या होगा बेटे? हम लोगों के पास एक कॉलेड है, ऐसा कुछ। तुम लोग क्या किए? कुछ उल्टा सीधा कर दिया। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? कुछ और तो करोगे नहीं, उल्टा सीधा ही कर दो ना। किसमें कन्वर्ट होगा? किसने बोला ये सर? ये सर कौन बोल रहा था? ये बोल रही थी। तो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? प्रेसिपिटेट में, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुमने क्या बोला था? यस सर कौन बोल रहा था? ये पूछ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था तुम उल्टा सीधा ही करोगे, तो यस सर किसने बोला? आगे वाले थे। तो बेटा हम लोगों के पास में क्या है? सुनो, कोई बात नहीं, इनको बोलने दो। कॉलेड को किसमें कन्वर्ट करना है? प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है। तो कॉलेड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग कोगुलेशन बोलते हैं। कोगुलेशन कैसे किया जा सकता है? मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। तुम बताओ बेटा, कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? पहला लिखो भाई, हीटिंग। हीट करके पानी को उड़ा दो। हाँ या ना? ये भी कोई ऐसी बात है तुम्हें पढ़ानी पड़ेगी। क्या करते हैं बेटा? हीट कर दिया, पानी उड़ गया, क्या हो गया? कोगुलेशन हो गया। दूसरा लिखो, लिखो भाई। और कैसे करा सकते हैं भाई? एडिंग टू डिफरेंट टू। दूसरा लिखो भाई, एडिंग टू कॉलेड्स हैविंग अपोजिट चार्ज। दो कॉलेड को आपस में ऐड करो जिनके पास में चार्ज कैसा अपोजिट है, एक के पास पॉजिटिव है दूसरे के पास नेगेटिव। आया ना? है ना? दो तो क्या हो जाएगा? चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। क्या कर जाएगा? सेटल कर जाएगा। ठीक है। तीसरा मेथड हम लोग क्या करा सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करा सकते हैं भाई? इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे? इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा? सारे के सारे पार्टिकल कहाँ घूम जाएंगे? मान लो कि पॉजिटिव वाले तो कहाँ घूम जाएंगे? नेगेटिव में। तो वहां जाके क्या करेंगे बेटा? वहां जाके न्यूट्रल हो जाएंगे, ले लेके इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव वाले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे तो क्या करेगा? सेटल कर जाएगा। स्टेबल के सेटल सेटल कर जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट लिखो बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं। हो गया? बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा? मान लो हम लोगों के पास में ये क्या था बेटा? AgI का पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, इसके बाद चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव। तुम लोग क्या कर दिए? इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए। मान लो क्या कर दिया बेटा? इसके अंदर KCl ऐड कर दिए, तो K प्लस Cl माइनस। ये Cl माइनस क्या कर देगा? इससे रिएक्शन कर देगा और इसको न्यूट्रल कर देगा, सेटल करा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इलेक्ट्रोलाइट के पास दोनों आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। चाहे कोई भी चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट हो, कॉलेड हो, उसके पास में जाके अपोजिट चार्ज क्या कर लेगा? उसको न्यूट्रल कर देगा और क्या करा देगा? सेटल करा देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोगुलेशन बोलेंगे। ठीक है ना? तो कोगुलेशन करने में कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट आसानी से काम आ सकता है? कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट आसानी से काम आएगा? जिसके पास में अपोजिट चार्ज ज्यादा होगा। जैसे तुम्हारे पास में मान लो एक नेगेटिव चार्ज का फोन है, ठीक है ना? उसमें तुम लोग NaCl ऐड किए, MgCl2 ऐड किए और AlCl3 ऐड किए। कौन आसानी से कोगुलेट कराए? NaCl के पास में कितना पॉजिटिव? एक। इसके पास में दो, इसके पास में तो ये एक साथ तीन तीन को उड़ा देगा। ऐसे होगा ना? तो कोगुलेशन कौन आसानी से करवाएगा? जिसके पास अपोजिट चार्ज का वो ज्यादा होगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुम्हें पॉजिटिव चार्ज वाले का करवाना है तो कौन आसानी से करवाएगा? मतलब मेरे पास में क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल ले, क्या हमारे पास में NaCl है, ठीक है ना? हमारे पास में Na2SO4 है, हाँ। हमारे पास में 3 नेगेटिव वाला बताओ, एक और लिख दे, हमारे पास में केस 3 नेगेटिव वाला नहीं पता, Na3PO4 है, 4 नेगेटिव वाला, 4 नेगेटिव वाला क्या है, K4FeCN6, ठीक है। तो सब पे 4 से लोग नेगेटिव बढ़ा दिया ना, देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, -3 और यहाँ पे किसका कॉन्फ़िगरेशन पावर ज्यादा, इस पे ज्यादा होगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो चलो हम लोग समझ में आ रहा है ना, कौन आसानी से करा सकता है, ऐसा किसने बताया? हाँ बताएंगे बेटा, एक चीज रुक जाओ, एक रूल हम लोग पढ़ते हैं बेटा, कौन सा रूल? एक रूल पढ़ते हैं, हार्डी-सल्जे रूल। ठीक है सर, K4FeCN6 बड़ा डब्बा, एक छोटा डब्बा, ठीक है। पहले जो बड़ा वाला बॉक्स है, छोटा वाला बॉक्स AlCl, HLCl लगा, तुमने HLCl लिख दिया क्या? तो क्यों बोल रहे थे सर ये? लिखो तो, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू हार्डी-सल्जे रूल, हार्डी-सल्जे HCHCl, ठीक है ना? सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इंग्लिश है ना, कोई कौन सा लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं, इंग्लिश ना, हाँ कुछ भी पढ़ लो बेटा, फर्क क्या पड़ता है? उनको नहीं पता जिन्होंने इंग्लिश बनाई, पढ़ा कैसे जाता है? रूल होता है क्या इंग्लिश में पढ़ने का? इंग्लिश का फोनेटिक्स का कोई प्रॉपर रूल नहीं है, हाँ नहीं होता बेटा। इंग्लिश का फोनेटिक्स अगर तुम लोग पढ़ोगे तो हर जो भी वर्ड लिखा रहता है उसके साथ में फोनेटिक्स में उसका सिंबल्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन लिखा रहता है, तुम्हें कैसे पढ़ना है। बाकी कोई रूल नहीं होता कि ये रूल लगा लो तुम्हारा तो काम चल जाए। केमिस्ट्री से भी ज्यादा लिमिटेशन है, तो उनका कोई रूल नहीं है, बेसिक कोई रूल नहीं है कि हम लोग इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, तो तुम्हारा जैसा मन करे ऐसा पढ़ लो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको पढ़ने में पता नहीं क्या पढ़ा जाता है, लिखा क्यों कहते हैं। फॉक्सवैगन देख लो, लिखते कैसे है, दुनिया में कौन पढ़ेगा उसको फॉक्सवैगन? जिसको पता होगा वो फॉक्सवैगन पढ़ेगा, वॉक्सवैगन पढ़ेगा, उसको और भी कुछ और पढ़ सकता है। इतने सारे ब्रांड्स हैं जिनको हम लोग पढ़ोगे तो कोई पता नहीं क्या क्या, इसको पालक पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारा जैसा मन करे ऐसे पढ़ो। सामने वाले को समझ नहीं आता तुम्हारी क्या दिक्कत, उसकी दिक्कत है। सामने वाला गलत है, तुम सही वाले पर्सन। लिखो लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द coagulation power, according to this rule the coagulation power is directly proportional, according to this rule the coagulation power is directly proportional to the opposite charge, directly proportional to the oppositively charged ion is directly proportional to the, क्या लिखे हैं? तो पूरा पढ़ दो, मैंने क्या बोला है?
to the magnitude of a positively charged ion in the electrolyte. Magnitude of is directly proportional to the magnitude of a positively charged ion in the electrolyte. ठीक है सर, वो पूरा कहानी ऊपर लिख दिया है, उसका स्टेटमेंट लिखवा है बस, ठीक है ना। कि अगर हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज का करवाना है तो नेगेटिव चार्ज कैसा होना चाहिए, जिसके पास ज्यादा होगा वो आसानी से कोगुलेशन करा सकता है। कोगुलेशन पावर है, पहले लिखो कोगुलेशन वैल्यू। हाँ, कोगुलेशन वैल्यू या फ्लक्चुएशन वैल्यू, FLOCCULATI हुआ है। कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन एक ही बात है, कोगुलेशन वैल्यू या फ्लक्चुएशन वैल्यू, ठीक है ना। इट इज द, ये डेफिनेशन तुम लोग याद रखना जो इसका हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो तो समझ में आता है, तुम खुद सोच के देखो, पहले सोच लेते तब लिखवाएंगे। तुम लोग खुद सोच के देखो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट तुम लोगों को ऐड करना है, ठीक है, तुमने NaNH3 ऐड किया और NaCl2 ऐड किया नेगेटिव चार्ज के सोल का क्या करने के लिए, कोगुलेशन कराने के लिए, ठीक है। कौन कौन ऐड किया, NaCl NaCl2, किसका कोगुलेशन पावर ज्यादा है, कौन कम चाहिएगा, हाँ कौन कम चाहिए, MgCl2 ही कम चाहिए, उसका कोगुलेशन पावर कैसा है, ज्यादा। तो कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू, या कोगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर, ऐसे है ना। तो ज्यादा कोगुलेट करेगा उसका कम अमाउंट चाहिए, जो कम कोगुलेट करेगा उसका ज्यादा अमाउंट चाहिए। इसका 1 मोल चाहिए तो इसका 2 मोल चाहिए, है ना। इसका 1 मोल चाहिए तो इसका 3 मोल चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अमाउंट किसका कम चाहिए हम लोगों को, जिसका कोगुलेशन पावर ज्यादा हो, जो आसानी से कोगुलेट करा सकता है, उसका ज्यादा अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो लिखो, क्या बोले थे, इट इज, क्या बोला उसका डेफिनेशन में, कुछ बोला, it is the minimum concentration of an electrolyte, it is the minimum concentration of an electrolyte, it is the minimum concentration of an electrolyte। अब IIT जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे लगता है कि इसमें से वो डेफिनेशन में से पूछ सकता है, क्यों, कितने घंटे में होगा कोगुलेशन, इसमें स्पेसिफिक है 2 घंटे में कराना, पूछ सकते हैं ना। इस बार देखो पेपर मजाक बना दिया है ना। तो तुम लोग सोचते हो कि हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, पेपर क्या जा रहा है, तो 2020 का पेपर भी इतना ही आसान था जितना 21 का आया, 2019 के बाद में पेपर एकदम से आसान हो गया, जब से NTA आया IIT को बर्बाद करने पे। NTA के आने से पेपर इजी हो गए, क्योंकि पेपर जितना डिफिकल्ट होना चाहिए उतना होना चाहिए, जितना हो सकता है उतना होना चाहिए। यूपीएससी का ही अपना पेपर आसान नहीं है। यूपीएससी का जो एग्जाम सेट करते हैं ना, उनका मानना होता है कि अगर हम लोगों का पेपर कोई बच्चा 50% अटेम्प्ट कर पाया तो हमारी बेइज्जती होगी, हमने सेट ही किया, वो पेपर ही का जिसको पूरा कर जाए, पेपर की बेइज्जती हो गई ना, कोई भी आगे कर जाए। पेपर ऐसा होना चाहिए जहाँ 10-20% में सेलेक्ट, 2 क्वेश्चन कर दो सेलेक्ट होने, पुराने जमाने का IIT जैसा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे। लिखो, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles, the minimum concentration of electrolyte in millimoles required to cause precipitation of 1 liter solution, required to cause precipitation of 1 liter solution in 2 hours। हाँ, 1 liter solution in 2 hours, 2 घंटे में, ठीक है सर। इज नोन एज कोगुलेशन वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू। समझ आ रहा है सर।
नोट करके वही पॉइंट लिख लो कि कोगुलेशन पावर इज कोगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर। जिन लोगों ने लिख लिया वो ठीक है। ठीक है सर। इसके आगे छोटा सा एक टर्म बचता है। हाँ देखो इसके कुछ एप्लीकेशन है तुम लोग पढ़ लेना कोगुलेशन के। जैसे हाँ ब्लड का क्लॉटिंग में हम लोग इसको कहाँ कैसे यूज करते हैं। समुद्र में क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है ना, तुम लोग कुछ नहीं पता। डेल्टा फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता? जो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में सब हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, यहाँ डेल्टा बन गया वहाँ डेल्टा बन गया। बनता है कि नहीं बनता? क्यों बन जाता है डेल्टा? जगह जगह पर डेल्टा इसी वजह से ना, क्योंकि क्या होगा देखो जो सी है वो भी क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ से रिवर्स से क्या करेगा, पानी जाएगा, वो भी क्या होता है, वही बहुत सारे चार्ज उसमें जाते हैं। जब मिलते हैं तो क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो गया, बना दिया डेल्टा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या समझ रहे हैं? तो सुनो, इसके आगे बच्चों को पार्ट नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करेंगे। इन लोगों का क्लास है थोड़ा सा, है ना? इन वालों का क्लास है ना अभी 3 से। हाँ इसके बाद में डिस्कस करेंगे।